हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशीष लाइव मीडिया मथुरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीतम सर आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं जिसमें से कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों को बोरिंग महसूस होती है। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों को इतिहास इंटरेस्टेड लगता है और कितने लोगों को इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। जिन लोगों को इतिहास इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लगता है वो तो मेरे लिए टारगेट है, और जिन लोगों को इतिहास बोरिंग महसूस होता है वो मेरे लिए चुनौती है। घबराने की बात नहीं है। यदि इतिहास के संबंध में मैंने आपको अगर दिलचस्प नहीं भर दिया तो मेरी टीचिंग ही बेकार है। इतिहास पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, कोई जाना मत तो पूरा इतिहास देखना। और एक बात याद रखना, पहले मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद में जब क्लास छोड़ के जाएं शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पूरा इतिहास कराएंगे हम यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि जब तक लॉकडाउन चलेगा हम कोचिंग पर नहीं पढ़ा सकते और आप भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कोचिंग तो एक माध्यम होता है। वहीं से ये लगता है कि कोचिंग से पढ़ने के बाद में बच्चा घर भी पढ़ सकता है, लेकिन अब ना कोचिंग में पढ़ाई हो रही है तो घर भी में मन नहीं लग रहा होगा, तो कम से कम ये सोचना कि हाँ हमारी पढ़ाई कोचिंग में ही चल रही है। ठीक है, इतिहास कराएंगे बिल्कुल शुरू से। ठीक है, इतिहास तो सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती तो यही है कि इतिहास की परिभाषा क्या है। क्या है इतिहास? इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास सीधी सी एक परिभाषा है। इतिहास का मतलब है ऐसा ही था। इतिहास का क्या मतलब है? ऐसा ही था। ऐसा ही था। अब ऐसा ही था क्या था? तो इसका मतलब है जो मैं तुम्हें इतिहास में पढ़ाऊंगा वो ऐसा ही था। यानी इतिहास में जो चीज पढ़ाई जाएगी कि चंद्रगुप्त मौर्य था तो था, बिंदुसार था तो था, मनुष्य से पहले आदिमानव था तो था, मनुष्य से पहले 4 हाथों पर चलता तो था, लेकिन पहले मांस खाता था। तो यानी जो मैं बताऊंगा वही बात थी पहले। तो इतिहास का मतलब क्या है? ऐसा ही था। और दूसरी बात यह है, सीधी भाषा में अगर हम देखें तो आज का नागरिक शास्त्र कल का इतिहास बन जाएगा। आज का जो बीतेगा वो इतिहास बन जाएगा। और तीसरी बात यह है कि गड़ी दबी बातों को ही हम इतिहास कहते हैं। गड़े मुद्दों को उखाड़ना ही क्या होता है? इतिहास होता है। तो देखो, इतिहास एक तो विश्व इतिहास के जनक हैं और एक भारतीय इतिहास के जनक हैं। विश्व इतिहास के जनक हैं विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस विश्व इतिहास के जनक हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो अफवाहों पर आधारित है, और वो पुस्तक लिखी गई है ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में। और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो ये पुस्तक कई बार पेपर में आ गई है कि हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हेरोडोटस की। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ग्रीक भाषा में। ये तो विश्व की बात होगी। यदि हम भारत की बात करें कि भारत इतिहास के जनक, तो भारतीय इतिहास के जनक हैं वेद व्यास। कौन है भारतीय इतिहास के जनक? वेद व्यास।
और भारतीय इतिहास के जनक हैं। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है महाभारत। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही घुमाता पेपर में, डायरेक्ट ही पूछ लेता भारतीय इतिहास के जनक कौन है, ऑप्शन में हेरोडोटस भी होता। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के जनक कौन है, वेद व्यास। और पूछ लेगा विश्व इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। और पूछे कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो महाभारत। तो दोस्तों इस बात को नोट कर लेना, अगर रफ लेके बैठे हैं, कॉपी लेके बैठे, डॉट यानी पेन और रफ साथ लेके बैठे, क्योंकि नोट करते जाना। ठीक है, तो इस बात को लिख लेना, विश्व इतिहास के जनक और भारतीय इतिहास के जनक, और हेरोडोटस की पुस्तक और वेद व्यास की पुस्तक। ठीक है, ये तो हो गया। देखो इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है। इतिहास कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। पहला प्राग्ञ, पहला है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। तो इतिहास के कितने भाग हैं, इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला भाग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा है, ऐतिहासिक काल। सिंपल, बहुत अपनी सरल भाषा में समझाएंगे, किताब की कोई भाषा नहीं होगी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के भी 3 भाग हैं। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। लिंक कर दिया। पहला पुरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, आगे दोस्तों समझ में ये पढ़ा होगा 9th में 10th में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पुरा माने प्राचीन, यानी प्राचीन पाषाण का काल। थोड़ा आगे चले, थोड़ा दिमाग आया मानव में, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो आया, थोड़ा दिमाग विकसित हो गया, तो नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल में क्या हुआ ये भी बताएंगे, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ ये भी बताएंगे, और नव पाषाण काल में क्या हुआ ये भी बताएंगे। क्योंकि ये पुरा पाषाण है तो एक टाइम ही, एक समय ही होगा, लेकिन जैसे जैसे उनमें दिमाग में चेंजिंग आती गई, उनके कार्य में चेंजिंग आती गई, पहले क्या करते थे फिर क्या करने लगे, जैसे ही अपने उन्होंने पटरी को चेंज किया, जैसे अपने रास्ता को चेंज किया, उन्होंने अपना इतिहासकारों ने उनका काल चेंज कर दिया। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल 2 भागों में, प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में, 3 भागों में। आद्य ऐतिहासिक काल कितने भागों में, 2 भागों में। आद्य ऐतिहासिक काल के 2 भाग हैं, ये तो पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी है वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो जितने भी उत्खनन हुए हैं, दयाराम साहनी ने, राखाल दास बनर्जी, ये तमाम लोगों ने उत्खनन किए। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कहाँ पे पाई गई,
और वैदिक सभ्यता क्या है, कितने भागों में बांटा गया, कब से कब तक है। और ये जो ऐतिहासिक काल है इसके 3 भाग है। कितने भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया। इतिहास पहले हमें सीधी सीधी बात याद रखनी है कि इतिहास कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास बांटा गया है 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। प्रागैतिहासिक काल का एक प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल 2 भागों में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, आधुनिक। ठीक है, अब इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांट दी, क्योंकि ये बटी क्या है, इतिहासकारों ने बांटा है। जैसे जैसे उनकी संस्कृति में परिवर्तन आता गया और जैसे जैसे परिवर्तन आता गया वैसे ही चेंजिंग करते गए। क्योंकि देखो वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांट दी, जैसे टाइम चेंज हुआ, जिस टाइम पे वेद लिखे गए वो वैदिक सभ्यता थी, लेकिन कौन सी थी, किसमें कौन सा वेद लिखा गया, वेद तो वैदिक सभ्यता में लिखे गए, लेकिन ऋग्वेद कौन से में लिखा गया, ऋग्वैदिक में, वादिवादी इसमें उत्तर वैदिक काल में। तो हम समझाएंगे आगे। अब देखो ये समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी पर नोट कर लो, अपनी पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इतिहास का जो 3 पार्ट है उनमें से हम एक पार्ट उतारेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है और कितने पार्ट हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अब हम समझाएंगे कि किसमें आग का आविष्कार हुआ, किसमें पशुपालन हुआ और किसमें स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, कृषि कहाँ पे की गई और कब की गई, कौन से काल में की गई। तो प्रागैतिहासिक काल का पहला पार्ट होगा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है मैंने तो बता दिया, दिमाग लगाओ, सोचो। ठीक है, अब देखो प्रागैतिहासिक काल क्या है कि इसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है और ना कोई लिपि मिली है। तो पूछता है पेपर में ऐसा कौन सा काल था जिस टाइम पे मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, तो वो कौन सा काल था, प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ऑप्शन में था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इतिहास का वो कौन सा कालखंड है, वो कौन सा समय जिस टाइम पे मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो वो कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है,
देखो मैं लिख दे रहा हूं, लिपि थी नहीं। ठीक है, जब लिपि नहीं थी तो पढ़ते क्या, न तो लिपि थी न पढ़ सकते। तो पेपर में पूछता है ऐसा कौन सा काल है जिस टाइम पे मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब देखो ये पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल क्या है। मैं एक कहानी बताऊंगा, एक कहानी में तीनों हो जाएगा, तीनों के तीनों। देखो एक कहानी है कि लोग पहले शिकार करते थे और शिकार करने के बाद या तो लोग पेड़ पर रहते पहले और या रहते गुफाओं में। ठीक है, लेकिन जब पेड़ पर रहते गुफाओं में रहते तो जो लोग गुफाओं में रहते थे तो एक समूह में रहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था। तुम देखो कोई बात नहीं है, जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं था उस टाइम पे। तो जानवर भी अभी भी समूह में रहते, तो पहले मनुष्य भी रहता होगा क्योंकि मनुष्य जानवर के समान था। ठीक है, तो मनुष्य गुफाओं में रहते। तो मैं एक दो परिवारों की बात करता हूँ, एक चुन्नी मुन्नी के मम्मी पापा और एक चुन्नू मुन्नू के मम्मी पापा। ठीक है, दोनों के दोनों गुफाओं में रहते हैं। तो एक दिन चुन्नी मुन्नी के पापा और मम्मी शिकार पर गए और शिकार पर जाते जाते वो देखा शाम हो गई, दूसरा सुबह निकल आया, फिर शाम हो गई, लेकिन वो लौट करके नहीं आए। और ना आने का कारण क्या था, वो शिकार के लिए गए थे। किसके लिए गए थे, शिकार के लिए। लेकिन जब शिकार के लिए गए तो वो खुद ही शिकार हो गए, क्योंकि भाई वो मान लो जानते तो है नहीं है कि हम शेर की शिकार कर रहे हैं, चीता की शिकार कर रहे हैं, हाथी की शिकार कर रहे हैं या कुत्ते की शिकार, पता ही नहीं है। शिकार करना है, मांस खाना है। और मनुष्य पहले शुरू में क्या करता था, मांस खाता था। और मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था। और शिकार को आखेट बोलते हैं, पेपर में आखेट हो सकता है। मनुष्य शुरू में क्या करता था, तो मनुष्य किस पर निर्भर था, शिकार पर। तो वो जो शिकार करने के लिए गए, कल सुबह तक नहीं आए, शाम तक नहीं आए। तो जो चुन्नू मुन्नू थे उनके माता पिता सोचने लगे पता नहीं जन कहाँ चला गया। यानी बता रहा हूँ कहानी है, ठीक है, काल्पनिक। तो वो चले गए, शिकार करने के लिए गए। कहाँ गए, शिकार करने के लिए। तो मनुष्य शुरू में क्या करता था, शिकार। और शिकार को दूसरी भाषा में आखेट भी कहा जाता है। ठीक है, शुरू में तो पूछेगा, शुरू मनुष्य किस पर निर्भर था, ठीक, शिकार पर। अब मनुष्य क्या करता था कि पत्थर तो हटाया, पत्थर उठाया और उठाने के बाद वो जानवर में मारते थे फेंक के, क्योंकि पकड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता इन लोगों पे। तो पत्थर मारते थे फेंक के। भले ही पत्थर से जानवर नहीं मरता, लेकिन पैर में लगेगा, और जब पैर में लगेगा लगड़ा हो जाएगा जानवर, और जानवर लगड़ा हो जाएगा तो भागा नहीं जाएगा, और भाग के ये लोग पकड़ लेंगे, और भाग के लोग पकड़ लेंगे तो फिर मांस खाते थे। क्या खाते थे, मांस, मीट। यानी पुरापाषाण काल में क्या खाते थे ये लोग, मांस। क्या खाते थे, मीट। मनुष्य पहले मांस खाता था, और वो भी कैसा, कच्चा। कैसा मांस खाता था, कच्चा। शुरू में मनुष्य शिकारी था, शिकार करता था, आखेट करता था, मांस खाता था, कच्चा मनुष्य। ठीक है, अब मांस खाता, लंगड़ा हो जाता जानवर। और धीमे धीमे आगे देखा तो पत्थर फेंक के मारते। तो एक चीज देखी कि जो पत्थर फेंक के मारते थे तो वो पत्थर जानवर में न लग के एक दूसरे पत्थर में जाके लग गया। और जैसे दूसरे पत्थर में जाके लगा तो क्या लग गई, आग भर गई। और जैसे ही आग लगी और अन्य जानवरों की तरह मनुष्य भी दूर भाग गया, क्योंकि जीवन की पहली घटना थी। आग लग गई, पत्थर जानवर में फेंक के मारा, जानवर भाग गया और पत्थर साइड से होकर निकल गया। पत्थर जैसे ही जाकर टकराया, आग लगी और घास सूखी थी नजदीक, आग लग गई और जानवर भाग गए। वो मानव भी भाग गया। और जब देखा कि आग का आविष्कार भी हो गया, तो आग का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, पुरापाषाण काल में। मनुष्य पुरापाषाण काल में शिकारी था, मनुष्य ने कच्चा मांस खाता था, और आग का आविष्कार भी कहाँ पे हुआ था, पुरापाषाण काल में।
ठीक है। और ये पुरापाषाण काल में जो आग का आविष्कार हो रहा है तो पूछता है वो पत्थर कौन कौन से टकराए थे, तो पत्थर का नाम है चकमक। कौन से पत्थर थे, यानी चकमक नामक दो पत्थरों के आपस में टकराने से ही आग लगी और आग का आविष्कार सबसे पहले पुरापाषाण काल में ही हुआ। और ये जो आग का आविष्कार हो रहा है और ये पूछ लेता है कि वो कौन सा मानव था, तो तुमने एक जाति पढ़ी होगी, एक मानव पढ़ा होगा, जावा मानव। कौन सा मानव, जावा मानव। और ये जावा मानव रहता है इंडोनेशिया में। कहां पर रहता है, इंडोनेशिया में। क्योंकि आग का आविष्कार पूछ लेगा, आग का आविष्कार किस मानव ने किया था, तो जावा मानव ने किया था। जावा मानव कहां पर रहता है, इंडोनेशिया पे। अब हमें पता कैसे चलेगा इंडोनेशिया पे, क्योंकि इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, और जावा द्वीप सबसे कहां पे, इंडोनेशिया पे। तो जावा मानव कहां पर रहता है, इंडोनेशिया पे। तो जावा मानव ने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया। तो पूछता है वो पत्थर कौन सा था जिस जो आपस में टकरा के आग लगी थी, तो वो कौन सा है, चकमक नामक पत्थर। ठीक है, ठीक है। अब जब चुन्नी मुन्नी के पिताजी माताजी दोनों एक्सपायर हो गए, जहाँ शिकार करने गए थे तो खुद शिकार हो गए। अब चुन्नू मुन्नू के पापा जैसे बाहर निकले शिकार के लिए और उनकी मम्मी उनके सामने आ गई, आंखें निकाल के बोली, आंखें निकाल के सामने देखने लगी। लेकिन देखो, भले ही हम अब जानते हैं कि इतना अनुभव था तो ऐसे क्यों बताया जा रहा है, तो देखो भले ही नहीं जानते, लेकिन जानवर एक दूसरे की बात समझता है। पहले मानव एक दूसरे की अपनी बात, पार्टनर की बात नहीं समझेगा, समझता है। और आंखों में आंख देखा तो उन्हें पता था कि वो शिकार करने के लिए वो वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये बात बोली थी, देखो हम जो शिकार करते हैं वो शिकार हम डायरेक्ट ना करके अगर हम पशुओं को पालतू बनाए फिर भी तो शिकार कर सकते हैं। अभी भी तो ऐसा होता है, काटते थे ना बकरी, ठीक है, पालतू होती है। तो इसका मतलब है, इसलिए ये बोला कि पालतू हम बनाए जब भी तो शिकार कर सकते हैं। तो जैसे ही थोड़ा आगे की ये बात सोची और उसकी पत्नी ने ये बताया, तुरंत इतिहासकार समझ गए ये दूसरे काल की घटना है। ये किसकी घटना है, दूसरे काल की। तुरंत इतिहासकारों ने लकीर खींच दी, क्या अब तक की घटना तो किस काल की थी, पुरापाषाण काल की। और जैसे ही किसी पर तुम बताओ किसी चीज का शिकार कर रहे हैं पहले वो, फिर उसको पालतू बना रहे, घटना दूसरी है ना जीवन में, जिसको तुम पहले शिकार कर रहे थे और जिसको पालतू बना रहे थे। बात समझ में आ रही है। तो जैसे पशु पालतू बनाया तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है किस पशुओं को पालतू कौन से काल में मनुष्य बनाने लगा, तो पेपर में क्वेश्चन आता था मध्यपाषाण काल की बात है। पशुओं को पालतू किस काल में बनाया, मध्यपाषाण काल में। और सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता। कौन बनाया था, कुत्ता। और जैसे ही पशु पालतू कुत्ता बनाया, बात बड़ी सोचने वाली है कि पालतू पशु जैसे बनाया और जैसे गुफा में जाते ये लोग फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग विकसित होना शुरू हो गया। पत्थर लिया, दूसरे पत्थर पे घिस रहे, घिसते दूसरे पत्थर पे घिसते ऐसे घिसते रहते फालतू बैठे। जब भूख लगती, जब शिकार पर निकल जाते, फिर बैठे रहते पत्थर पे बनाते और चित्रकारी सी बनाती। तो हमें पता चलता है कि चित्रकला का भी आविष्कार, चित्रकला या चित्रकारी की घटना किस काल की है, तो मध्यपाषाण काल की। ठीक है, आ रही है समझ में। और दूसरी भाषा में समझ लो। अब देखो, पहले मांस खाता था मनुष्य, ठीक है, जो पूरा तो नहीं खा पाता, जो मांस को छोड़ देता और जो बच जाता मांस उसको आके कुत्ता खा लेता। और जब कुत्ता खाते हुए देखा मनुष्य ने, और खुद कुत्ते ने ये बात सोची कि ये कैसा व्यक्ति है या कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जिस मांस को खाता है हम भी उसी मांस को खाते हैं। तो दोनों एक जैसे एक दूसरे पर अनुभव करने लगे, दोनों एक दूसरे पर अनुभव साझा करने लगे कि इसमें और हमें कोई अंतर नहीं है। अगर कुत्ता सोचा कि मैं अगर इनके साथ रहता हूं तो मुझे इनका मांस मिलेगा,
मैं इनकी कुछ ना कुछ सहायता कर सकता हूँ। और कुत्ता के लिए मनुष्य ने ये सोचा कि ये हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी कुछ ना कुछ सहायता करेगा, क्योंकि बड़ा जानवर कोई ऐसी कोई आपदा आती है तो कुत्ता अनुभव कर लेता है बहुत जल्दी और लगभग 1 घंटे तक भौंक सकता है। कुत्ता भले हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भौंक भौंक के उसको बजा सकता है। तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया? कुत्ता को। और कुत्ता पालतू पशु बनाए कौन से काल की घटना है? यानी मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल की कुत्ता पालतू बनाया। और जैसे ही थोड़ी जीवन की घटना आगे चलती रही, जीवन की घटना आगे चलती रही, पालतू पशु बनाया। फिर अब ये खाने के बाद में पानी पीने के लिए इधर उधर भटकते। किसके लिए भटकते? पानी पीने के लिए, कि पानी कहाँ पिया जाए। तो पानी के लिए न तो पहले नल था, ना पहले कुआं था, तालाब थे, नदियां थी। तो ये लोग घूमते 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 मध्य पाषाण काल में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा दिमाग विकसित हुआ और ये नदियों के किनारे जा जाके बसेरा करने लगे। कहाँ पे जाके? नदियों के किनारे। ये नदी है, नदियों के किनारे गया एक मानव, दूसरे मानव से पार्टनरशिप की, दोनों में साझा हो गया, मेहनत की, काफी जनसंख्या बढ़ गई। और जनसंख्या बढ़ने के बाद में एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, यानी इधर घर, इधर घर, इधर घर, यानी नदी के इधर भी घर उधर भी घर, नदियों के साइड में अपनी ये बस्तियां। जैसे जैसे ज्यादा घर बने और वो घर क्या कहलाए? बस्ती। और जैसे बस्ती बनना शुरू हुआ तो मनुष्य अपना स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि घरों में ही तो रहेगा। स्थायी ठीक है, ये बस्तियां बन गई। तो मनुष्य जब बस्तियां बना ली तो घर में ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा जैसे दिमाग आया और जैसे इन्होंने नदियों के किनारे घर बनाना शुरू किया, इतिहासकार ने तीसरी दूसरी लकीर खींच दी कि ये मध्य पाषाण काल की बात नहीं है, ये किस काल की बात है? नव पाषाण काल की। जैसे यहाँ से दिमाग इधर उठा, पालतू पशु बनाया। पालतू पशु होने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि वो स्थायी रहने लगे, क्योंकि शुरू शुरू में मनुष्य घुमक्कड़ हो जाएगा, जीवन व्यतीत करता था। सुबह यहाँ, शाम को वहां पे। तो जीवन की मनुष्य की एक और घटना वो सीधा सीधा से पूछ लेता है, पेपर में डायरेक्ट ही आता है कि ऐसा कौन सा कालखंड है जिस टाइम पे मनुष्य प्रकृति से डरता था। प्रकृति से मतलब है आंधी आ जाती तो घबरा जाता, एक साथ कहाँ भागे, या तो गुफा में भागता या फिर किसी पेड़ की साइड में छुप जाता। और दूसरी बात ये कि बिजली तड़पती थी, बिजली। और तीसरी बात ये है कि बारिश आती थी तो प्रकृति से बहुत डरता था। तो मनुष्य नहाता है जब बारिश आती है तो डरता था प्रकृति की घटनाओं से, कभी गुफा में घुस गया, कभी बारिश आई डर गया, कभी पेड़ पे चढ़ गया। तो मनुष्य डरता था प्रागैतिहासिक काल में प्रकृतियों की घटनाओं से। उनके जीवन में पहली पहली घटना होती थी, डरता था। ठीक है, और मनुष्य पेड़ों पर रहता था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, मनुष्य ने पालतू पशु बनाया मध्य पाषाण काल में। पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। मनुष्य अपना स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। स्थायी जीवन, यहाँ तक स्थायी जीवन नहीं है, यहाँ स्थायी जीवन है। मनुष्य स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा और स्थायी जीवन व्यतीत करते करते वह जब स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, घर से कहीं निकल के नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा? बोला खेती कर ले। तो खेती की, यानी कृषि भी की। और कृषि के साक्ष्य, कृषि की और कृषि के साक्ष्य पूछ लेता है। कृषि के साक्ष्य चलो बता रहे हैं। कृषि की और कृषि जैसे ही की, अब कृषि बताओ कर रहे हैं तो यहाँ से वहां ले जाने के लिए, वहां से यहाँ ले जाने के लिए साधन होने चाहिए ना। तो साधन के लिए क्या बनाई? बग्गी, क्योंकि पालतू पशु बनाने लग गए सीधे सीधे जानवरों को। और बग्गी बनाई। बग्गी के लिए क्या होने चाहिए? पहिए होने चाहिए। वैसे तो खींचेगी नहीं, ठीक है, पहिए पे ढक जाती है। तुमने देखा होगा लकड़ियों के पहिए जिनमें ब्याह शादियों में रथ जाते हैं, रथ बड़े बड़े पहिए होते हैं। शुरू शुरू में तो वैसे ही पहिए बना दिए तो उन्होंने, ठीक है।
तो कृषि को इधर से उधर ले जाने के लिए का आविष्कार किया, यानी एक आविष्कार किया, तो इसका नाम था पहिए। पहिए का आविष्कार, पेपर में आ गया कई बार कि पहिए का आविष्कार कब किया गया था, तो नप्पाषाढ़ काल में। स्थायी जीवन व्यतीत किया था मनुष्य ने नप्पाषाढ़ काल में। कृषि आरंभ कर दी थी नप्पाषाढ़ काल में। और मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी जौ की। किसकी? जौ की। सबसे पहले मनुष्य ने जौ की खेती की। और पूछ लेता है कि जौ की खेती सबसे पहले कहां पे की, तो एक जगह है दोस्तों, मेहरगढ़। मेहरगढ़, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि मेहरगढ़ कौन से राज्य में है और कौन से देश में है। तो देखो सुनो, ये मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में, कहां पे है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम है बलूचिस्तान। राज्य है वो तो बलू। चलो ऊपर लिख देता हूं, मेहरगढ़ कौन से देश में? पाकिस्तान में। और राज्य पूछे तो बलूचिस्तान। ठीक है। और ये पूछ लेगा, देखो अब ये पूछ रहा है तुम अगर नदी के किनारे बसे थे तो मेहरगढ़ में भी कोई ना कोई नदी होगी। हाँ है, बोलन नदी। ये नदी कौन सी है? बोलन नदी। ठीक है दोस्तों। तो कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहां पे मिले? मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कौन सी नदी के किनारे पर है? तो बोलन नदी के। कौन से देश में? पाकिस्तान में है। और पूछ लेता है कि ये कौन से राज्य में है? तो बलूचिस्तान में। ठीक है। आगे की बातें बताएंगे, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हटा दें। देखो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। नव पाषाण ये मध्य पाषाण, दोस्तों आप एक बात समझ रहे होंगे, कि इनकी कोई सनवन भी है। इतिहासकारों ने इनको बांटा है तो भी सनवन भी है। तो देखो मेरे कहना ये है, किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है, लेकिन जो हमने देखा है किताबों में वो अक्सर करके 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और ये 10,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व।
ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल का जो समय है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा। ठीक है। यानी हालांकि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मैंने अभी तक कोई डेट पेपर में नहीं देखी है, लेकिन आपके मन में सोच आ रही होगी कि इन्होंने सन तो लिखी नहीं, पूरा इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है वो डेट है, लेकिन इनसे ही निकल के आएगा आगे का निचोड़, क्योंकि आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता आएगी वहां पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल क्या था, कितने से कितने वर्ष तक रही, और पूरा कार्यकाल कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल पूछ रहा है तो फिर ये पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या था। वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो फिर ऋग्वैदिक काल का पूछेगा, उत्तर वैदिक काल का पूछेगा। तो देखो ये प्रापाषाण काल, ये मध्यपाषाण काल, और ये नवपाषाण काल। तो पेपर में क्वेश्चन था कि मानव का निवास स्थान भारत में कहाँ पे पाया गया, निवास स्थान भारत में। तो मैंने क्या बताया, स्थायी जीवन वाला बताया, नदी के किनारे बताया, तो भारत में भी नदी के किनारे होगा। और भारत में जब नदी के किनारे पर होगा तो भारत में एक नदी थी जिसका नाम है नर्मदा नदी घाटी। पेपर में क्वेश्चन था CGL में। ठीक है। तो नर्मदा नदी घाटी में मानव जीवन के बारे में, मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मानव जीवन के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, नर्मदा नदी घाटी में। ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन में था सोना, दूसरा ऑप्शन था लोहा, तीसरा ऑप्शन था तांबा, और चौथा ऑप्शन था चांदी। कमेंट में बताओ आंसर कौन सा सही है। तो देखो कौन सी धातु थी, तांबा। कौन सी धातु का प्रयोग किया, तांबा। और तांबा का जो प्रयोग किया, एक चेन्नई में जगह है पल्लवरम। कौन सी जगह है, पल्लवरम। ये जगह कहां पे है, चेन्नई। और 1863 में एक खोज की थी, तो भारत के एक पुरातत्व विभाग के, यानी भूवैज्ञानिक थे हमारे भारत में, पुरातत्व, हाँ भूवैज्ञानिक थे। तो 1863 में उन्होंने खोज की, और इस पल्लवरम नामक जगह पे एक हैंडस्क, और हैंडस्क बोले तो मतलब हाथ से पकड़ के चलाने वाला हथियार, हाथ से पकड़ के चलाने वाला हथियार, तो वो था कुल्हाड़ी। ठीक है। तो पूछ लेता है पेपर में कि कुल्हाड़ी, प्रागैतिहासिक काल की कुल्हाड़ी यानी पाषाण काल की कुल्हाड़ी किस स्थान पर पाई गई। तो पल्लवरम नामक स्थान पर। पल्लवरम किस राज्य में पड़ता है, चेन्नई में। पहले मद्रास नाम था। ठीक है। और वो कुल्हाड़ी किसकी थी, तांबे की। और कब खोजी गई, तो 1863 में। अगर पूछ ले खोजकर्ता पूछे तो खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्रूसफूट। ठीक है। तो ये खोजकर्ता कौन है कुल्हाड़ी के, रॉबर्ट ब्रूसफूट। और तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत के पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक कौन थे, भूवैज्ञानिक कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट। और खोजकर्ता कब खोज की, 1863 में। ठीक है। कुल्हाड़ी किसकी थी, तांबे की। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, किस धातु का हथियार बनाया, तो तांबे का। और क्या बनाया, हैंडस्क। अगर कुल्हाड़ी ऑप्शन में नहीं होगा तो हैंडस्क होगा। ठीक है।
ठीक। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, ईसा पूर्व और ईसवी क्या है? बीसी एडी क्या है? दिमाग में तार होगा, बताओ क्या है? इनमें से सीधी कौन सी चलती है और उल्टी कौन सी चलती है? घटते क्रम में कौन सी है और बढ़ते क्रम में कौन सी है? बताओ। तो देखो ये एक लाइन है और यहाँ पे बीच में मैंने डंडा खींच दिया, ये है 0। क्या है? 0। 1 2 3 4 10 10 10 10 10 10 10 2020। ठीक है, क्या चल 2020 चल रही है। 1 2 3 4 5 10 10 10 10 2.5 लाख। ईसा पूर्व। ठीक है, और ये किधर क्या है? ईसवी। अब तुम एक बात बताओ, संवत होते हैं, एक संवत है विक्रम संवत, जैसे विक्रमी बोलते हैं। विक्रमी कितने विक्रमी को हाई स्कूल 9th में पेपर दिया होगा, जीवन परिचय आते थे। तुलसीदास और सूरदास के जीवन में ये जरूर पूछता है कि संवत भी बताओ और सन भी बताओ, विक्रम संवत भी बताओ और सन भी बताओ। तो कुछ नहीं है, ये विक्रम संवत शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में। कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। तो ईसा पूर्व की बात है तो यहाँ से इधर ही तो होगा। अब तुम सोच रहे हो इधर से इधर कैसे, इधर से इधर कैसे, कहानी समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी आएगी। ठीक है, दिमाग खोल के बैठना। यहाँ पे हुआ था ईसा मसीह का जन्म, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद में ही ईसवी शुरू हो गई, और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व चलता था, जो उल्टी सने चलती थी, उल्टी सने चलती थी। ठीक है, उल्टी। और ये पढ़ते क्रम में इधर ईसवी चल रही है, इधर बीसी चल रही है। और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। और एडी का मतलब है एना डोमिनी, एना डोमिनी का मतलब है ईसवी। बिफोर क्राइस्ट घटते क्रम में, एना डोमिनी बढ़ते क्रम में। बात आ रही है समझ में? ठीक। अब ये 57 ईसा पूर्व है, तो तुम्हें पूछेगा कि भैया ये बताओ कि 2020 सन चल रही है, संवत क्या है? तो संवत कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। संवत क्या करना है, ये 2020 दिखाई दे रहा है, इसमें हमें ऐड कर देना है कितना? 57। तो हमें पता चल जाएगा कि 2077 क्या चल रहा है? विक्रमी संवत। क्या चल रहा है? विक्रम संवत। कुछ नहीं करना है। अब जोड़ना क्यों है, सुनो। मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया 57 ईसा पूर्व। तो ये यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से क्या है वो, यानी 2020 है वो क्या है, यानी कितने सन हो गए वहां तक, कितने सालें हो गई। तो भाई 0 से 2020 तक, बता रही हो समझ में? 0 से 2020 तक 2020 साल तो वो हो गई, और 57 साल ये हो गए। संवत का मतलब है जहां से हम चालू हुए हैं वहां से सने बताओ। बता रही समझ में? यानी जहां से हम चालू हुए हैं वहां से बताना ही कहलाता है संवत, और 0 से आगे की कहलाती है सन। बता रही समझ में? ठीक है, ये तो जोड़ दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ से पूछा है। अब एक और संवत है जिसका नाम है शक संवत।
शक संवत, और शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। तो शक संवत शुरू हुआ 78 ईस्वी में, तो फिर ये ईस्वी ये ईसा पूर्व है, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कुछ नहीं, ये बोल रहा है जहां से मैं शुरू हुआ हूं वहां से साल बताओ। तो हम अब क्या कर देंगे, 2020 में से माइनस 78। क्यों? क्योंकि मान लो 78 इधर ही तो होगा कहीं ना कहीं, और जब 78 इधर है और क्या है ये ईस्वी, तो यहाँ से पूछ रहा है भाई 2020 तो ईरो से ही है, तो वो यहाँ से पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2020 में से 78 घटा देंगे। तो अब देख लो क्या आ रहा है, 2, 1 बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9। ये तो शक संवत कौन सा चल रहा है, 1942। देख लेना घटा के, मैथ तो जानते होंगे, ठीक है। अब ये शक संवत हो गया। अब एक और संवत है गुप्त संवत, क्योंकि गुप्त संवत भी तो चला है, गुप्त संवत ये आगे आएंगे। ये विक्रम संवत भी आएगा, शक संवत भी आएगा, गुप्त संवत भी आगे आएंगे। जैसे हम कार्यकाल पढ़ाते जाएंगे, जैसे हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो विक्रम संवत पढ़ाएंगे, कुषाण वंश पढ़ाएंगे तो शक संवत पढ़ाएंगे, और गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो गुप्त संवत पढ़ाएंगे। और गुप्त जो संवत है वो शुरू हुआ था 319 ईस्वी में। कितने में शुरू हुआ? 319 में। 319 ईस्वी में। तो भाई 319 मतलब ये इधर ही ईस्वी है, इधर ही होगा कहीं ना कहीं, 78 तो आगे होगा। तो जहां से ये शुरू हुआ है वहां से ये पूछ रहा है गुप्त संवत को। तो पेपर में डायरेक्ट ही पूछता है, कि ये बताओ वर्तमान में 2020 है तो गुप्त संवत कौन सा है। तो तुम्हें जोड़ना नहीं है, जोड़ना केवल 57 है। क्यों जोड़ना 57? क्योंकि 57 ईसा पूर्व की बात चल रही है, ये ईस्वी है, ये घटाने हैं, ठीक है। तो हम 2020 में से घटाएंगे 319। 0 में से 9 जा नहीं सकते, 1 उधर चला गया, 1 में से 10 में से 9 गए तो 1 में से 1 गया 0, ये जा नहीं सकता, इधर आ गया 1, 7 1। तो गुप्त संवत कौन सा चल रहा है? 1701, ठीक है। ये कौन सा संवत है? गुप्त संवत। अब बात आ रही है हिजरी संवत। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ हिजरी संवत कब शुरू हुआ था, और ये कब शुरू हुआ था, और मोहम्मद साहब के कहां से कहां जाने पर यह संवत शुरू हुआ था, बताओ। इंतजार कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, 622 ईस्वी में शुरू हुआ था ये। मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा के लिए जब गए थे, मक्का से मदीना गए थे 622 ईस्वी में, जब उनकी याद में ये हिजरी संवत चलाया गया था, तो 622 ईस्वी में। अब ये पूछेगा देखो कि हिजरी संवत कौन सा चल रहा है, तो ईस्वी तो है, घटा दो, घटा देंगे तो हम 622 घटा दो। अब 622 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। 1 में से नहीं जा सकता, 1 इधर आ गया, 11 में से 2 जाएंगी तो 9, ठीक है, 9 1, ठीक है। तो 1398 क्या चल रहा है? ये हिजरी संवत। लेकिन दोस्तों एक बात बताएं, ये डायरेक्ट यहाँ से हिजरी, ये डायरेक्ट आ सकते हैं 3, लेकिन ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि देखो ये जो हिजरी संवत की जो सने हैं वो 1 वर्ष होती है 354 दिन की, और हमारा कैलेंडर होता है 365, कोई 66, ठीक है। तो 365 से 1/4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो एक वर्ष में 354 दिन और यहाँ एक वर्ष में 365 दिन। तो भाई कितने का अंतर है, कितने का अंतर है? 11 का अंतर। कितने का है? 11 का। तो इसका मतलब है भाई 11 दिन कम हो रहे होंगे हर साल में। हो रहे होंगे नहीं हो रहे होंगे? जब 11 दिन कम हो रहे होंगे, अगर तुम्हें रियल हिजरी सम्मत निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1398 में कितने का गुणा करना है? 11 का। और 11 का गुणा करने के बाद में बराबर क्या निकल के आएंगे? दिन। और दिन में हम भाग देंगे माह का, और माह का भाग देने के बाद में क्या निकल के आएंगे? माह। और फिर हम भाग देंगे 12 का, क्या निकल के आएगी? वर्ष। क्या निकल के आएगी? वर्ष। और वर्ष निकल के आएगी, इसमें वर्ष ऐड कर देंगे, जो भी वर्ष निकल के आएंगी वही हमारा क्या होगा? हिजरी सम्मत। आ गया दोस्तों समझ में? तो क्या निकल के आएगा? हिजरी सम्मत। तो स्क्रीनशॉट लो, मैं और बातें बताता हूँ। ठीक है तुम? तो दोस्तों यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था पिछली बार मिलान करने के लिए। तो देखो वो कैसा था। गुप्त सम्मत डैश हिजरी सम्मत डैश शक सम्मत विक्रम सम्मत ये मिलान करने के लिए पूछा था। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन था मिलान कीजिए। याद है तो सही है, नहीं याद है तो भी सही है। देखो गुप्त सम्मत पता है कब शुरू, मैंने भी बताया। तो देखो गुप्त सम्मत जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 319 ईस्वी में। हिजरी सम्मत कब शुरू हुआ था? 622 ईस्वी में। शक सम्मत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। और विक्रम सम्मत शुरू हुआ है 57 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, दोस्तों इतिहास तो समझ में आ रहा होगा। अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया है। ठीक है, ऐसा ही इतिहास चलेगा, अपनी ही लैंग्वेज में चलेगा। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, तुम शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन भी दबाओगे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में समझाएंगे। और जिसकी समझ में आता है वो भी ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आता है वो तो खैर हमारे लिए चुनौती है ही है, उन्हें हम समझाएंगे। लेकिन चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, लाइक भी करें। और सुनो,
कल हम आपको पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के 2 टॉपिक आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। थैंक यू, धन्यवाद।